बेटा आज हम लेसन आरंभ कर रहे हैं, वसंत भाग 2। लेसन हमारा 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, और इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। आश्रम का अनुमानित व्यय, आश्रम में वे रहते थे तो वहां पर कितना कितना खर्चा हर चीज में आता था, तो उसका अनुमानित व्यय इस पाठ में सारा बताया गया है। तो देखिए आप, आरंभ में संस्था या आश्रम, कुछ भी बोल सकते हैं हम। आरंभ में संस्था या आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। जब महात्मा गांधी ने यह लेख लिखा तो उस समय आश्रम में कितने 40 लोग होंगे, और धीरे धीरे उनको लग रहा था कि यह 50 हो जाएंगे, 50 हो जाने की संभावना थी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। हर महीने जो संभावना थी क्या थी कि 10 और अतिथि आश्रम में आएंगे। धीरे धीरे 10-10 करके आश्रम में बढ़ रहे थे। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। इनमें से जो 10 अतिथि आएंगे, इनमें से 3 या 5 जो अतिथि होंगे वे अपने परिवार सहित आएंगे, ऐसा गांधी जी का अनुमान था। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि जो परिवार वाले आएंगे उनके लिए रहने के लिए अलग जगह होनी चाहिए, और जो परिवार से अलग बिना परिवार वाले आएंगे वे तो एक साथ भी मिलकर रह सकते हैं। ऐसे स्थान की व्यवस्था करनी होगी कि परिवार वाले अलग रह सके और जो अकेले आएंगे वे मिलकर इकट्ठे रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि 3 तो रसोई घर होने चाहिए, यानी रसोई होनी चाहिए, और मकान जो होना चाहिए वो कितने में होना चाहिए, कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में। 50,000 वर्ग फुट जगह में मकान होना चाहिए, तभी वह सब लोगों के लिए रहने के लिए उचित जगह होगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। और क्या सोचा महात्मा गांधी ने, इसके अलावा ये 3 रसोई घर और 5,000 वर्ग फुट में मकान, और इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय भी होना चाहिए, और पुस्तकालय के अंदर अलमारियां भी होनी चाहिए। पुस्तकालय और पुस्तकालय के अंदर अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए होनी चाहिए। जमीन भी होनी चाहिए खेती करने के लिए। कितनी? कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। जमीन होनी चाहिए 5 एकड़ कि जिसमें 30 व्यक्तियों को काम मिल सके। इतने खेती के औजार चाहिए। 30 व्यक्तियों के लिए खेती करने के लिए औजार भी चाहिए। और उन औजारों में कौन कौन से औजार होने चाहिए? कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। कुदालियों की जरूरत होगी खोदने के लिए, फावड़ों की जरूरत होगी जैसे मिट्टी वगैरह इकट्ठा करते हैं, और खुरपों की जरूरत होगी जिससे नुलाई करते हैं। तो खेती करने के लिए इन औजारों की भी जरूरत होगी। किस किस की? कुदाली, फावड़े और खुरपों की। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, और बढ़ईगिरी के भी
औजार होने चाहिए, बड़े हथौड़े, 3 बसूले हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी मिलके 20 रतल कीले, 1 मोगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा और मोची के औजार। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा, बढ़ई के भी समान होने चाहिए, जो काम करने हैं उनमें हर एक सामान की जरूरत होगी। वे क्या क्या, जो बढ़ई बनाते हैं, लकड़ी का काम करने वाले जो ये चीजें बनाते हैं, उनमें हथौड़े, बसूले, छोटी बड़ी हथौड़ी आदि ऐसी चीजें, छेनी, संडासी आदि ये चीजें भी जरूरी हैं, जिनकी जरूरत होगी ये भी बनानी होगी। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे विचार से इस पर कितना खर्च आएगा, 5 रुपया। आज आपको 5 रुपया सुनकर के कुछ भी नहीं लग रहा होगा, ये बहुत समय पहले की बात है, बहुत ही सालों पहले की बात है कि 5 रुपए में ये सारी चीजें बन जाती। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा, और रसोई में जो खाना बनाने के लिए राशन होता है उसकी भी जरूरत होगी, तो वो राशन कितने का आएगा, 150 रुपए का। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अब स्टेशन दूर होगा तो सामान भी लाना होगा और मेहमानों को भी कहीं से स्टेशन से लाना होगा, सामान कहीं बाजार से लाना होगा, तो उसके लिए होना चाहिए, बैलगाड़ी भी होनी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। अब गांधी जी कह रही हैं कि खाने का खर्च है जो, मैं एक व्यक्ति 10 रुपए महीने का लगाता हूँ, कि एक व्यक्ति महीने में 10 रुपए का खाना खाएगा। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। गांधी जी कह रही हैं कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पहले वर्ष में हम ये इतना खर्चा निकाल सकते हैं क्या। वर्ष, एक साल में क्या हो जाएगा, औसतन क्या हो जाएगा, 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। 50 साल में जो 50 लोग होंगे उनका खर्च कितना आएगा पूरे साल में, 6,000 रुपए। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। लेखक को मालूम हुआ कि जो मेन प्रमुख लोग थे उनकी क्या इच्छा थी कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 साल तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया, यदि ऐसा हो जाए तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया, सब खर्च उठाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि लोगों की जो इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक करके देखना चाहिए, यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को जो ये ऊपर बताया हुआ सारा खर्चा है वह उठाना चाहिए। उसमें क्या क्या आया था, 3 रसोई घर थे, मकान था, लाइब्रेरी थी और जमीन थी, जो खेती करने के औजार थे, बढ़ई के औजार थे और बैलगाड़ी थी। ये सारी चीजें जो थी, इन सब का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च में कहीं और से या दूसरी जगह जुटा लूंगा। लेखक ने क्या कहा कि मेरी तो ऐसी मांग है कि यदि अहमदाबाद मुझे केवल जमीन और मकान ये सभी दे दे, तो बाकी जो खर्च होगा वह मैं किसी प्रकार से जुटा लूंगा, खर्च बाकी किसी भी तरह से मैं कर लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए।
अब लेखक कह रहे हैं कि मेरा विचार बदल गया है, तो ऐसा लगता है क्या करना चाहिए? 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का जो खर्च है, वह किसको उठाना चाहिए? अहमदाबाद को। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि यदि अहमदाबाद 1 वर्ष में यह सारा खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो ऊपर बताया गया खाने-पीने का खर्च, उसका इंतजाम मैं कर लूँगा। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो ये खर्च का अनुमान लगाया है, ये बहुत ही जल्दी में लगाया है, इसलिए हो सकता है कि मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हों कि जिनका खर्च मैंने जोड़ा नहीं है। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। लेखक कह रहे हैं खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की, जो रह रही हैं वहाँ किस जहाँ पर रहना है, वहाँ और किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी सारी जानकारी मुझे नहीं हो सकता है कि मैं कुछ उनमें से भूल गया हूँ। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए, तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यदि अहमदाबाद सारा खर्च उठा लेगा, तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन। तो कैसे खर्च होगा? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन। दूसरा, किताबों की अलमारियों का खर्च होगा, बढ़ई के औज़ारों का खर्च होगा, मोची के औज़ारों का खर्च होगा और चौके का सामान आएगा, जो रसोई आदि का होता है। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्च होगा। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च होगा, कितना? 6000 रुपया। दोबारा से देखिए ये क्या-क्या खर्च उठाने की बात की है। किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औज़ार, मोची के औज़ार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च जो बताया था 6000 रुपया। ये इतना सारा खर्च होगा। और जो ऊपर बॉक्स में देखिए घरेलू सामान क्या-क्या चाहिए, वह भी देख लीजिए। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य। 4 पतीले चाहिएंगे 40 आदमियों का खाना बनाने के लिए। 2 छोटी पतीलियाँ चाहिएगी 10 आदमियों के लिए। 3 पानी भरने के लिए पतीले चाहिएंगे या तांबे के कलश चाहिएंगे, जो पीने का पानी भरेंगे खाना बनाने के लिए। पानी भरना हो तो पतीले या कलश में भर सकते हैं। 4 मिट्टी के घड़े, 4 मिट्टी के घड़ों में भी हम पानी भरेंगे। 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य 1 कढ़ाई जिसमें बहुत सारा खाना पक जाए, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के कोई और बर्तन हो। बाल्टियाँ ना हो तो नहाने के लिए कोई दूसरे बर्तन हो। 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया बिछाने के लिए, ज़मीन पर बिछा करके बैठे जाओ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता और मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार,
खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पाट, 4 सड़क की बत्तियां। ये सामान घरेलू होता है। जब घर में रहते हैं, इतने आदमी रहेंगे, 40 आदमी रहेंगे, तो 40 आदमियों के लिए ये इतना सामान की जरूरत पड़ेगी। 40 आदमियों के लिए इतने सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, कुर्सियां चाहिए, किताबें पढ़ने के लिए, दवातें चाहिए, स्याही चाहिए, इधर उधर आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए। ये सारा सामान यदि 40 व्यक्ति रहते हैं तो इतना सामान उनको चाहिए। तो ये सारा पढ़ने के बाद ये 11 मई 1915 को लिखा गया लेख है। 11 मई 1915 को तो ये सारा सामान आ गया। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं लेखक? मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। इसके बाद लेखक कह रहे हैं कि मेरा क्या ख्याल है कि हमें लोहार का सामान और राजमिस्त्री, जो ये चिनाई करते हैं वो राजमिस्त्री होते हैं, लोहार लोहे का काम करने वाले होते हैं, उन औजारों की भी हमें जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। जो इन्होंने खर्च बनाया था उसमें ये बहुत तरह के दूसरे औजार आदि और दूसरी प्रकार का शिक्षा संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी और शिक्षण में जो सिखाना है उस सामान में 5-6 देसी हथकरघों की भी आवश्यकता होगी। हथकरघे क्या होते हैं? जिससे सूत काता जाता था और उससे हमारे भारत के सूती कपड़े बनते थे। वह हथकरघा। कितने हथकरघों की आवश्यकता होगी? 5-6 हथकरघों की आवश्यकता होगी, जिससे सूत काटना व्यक्ति सीखे और सूत काटे। अब लेसन हो गया आपका कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करते हैं। तो आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर भी करके आने हैं। लर्न एंड राइट। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सुनूंगी क्वेश्चन आंसर जो अभी डिस्कस होंगे वही। देखिए, पहले मीनिंग, आरंभ, शुरुआत, संभावना, उम्मीद, औसतन, लगभग, अतिथि, मेहमान, व्यवस्था, इंतजाम, लायक, योग्य, बढ़ेगिरी, लकड़ी के काम करने की कला, मासिक, महीने का, मालूम, जात, मदों में, वस्तुओं पर जुटाना, प्रबंध करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, जो भी होते हैं, छेनी, हथौड़े, बसूले आदि क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो क्यों चाहते होंगे? यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। यानी व्यक्ति खुद काम न करके दूसरों से करवाते हैं, जो जिस काम में माहिर होता है। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले आदि इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि कुटीर उद्योग, लोहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दे, आत्मनिर्भर बने व छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। किस लिए चाहते होंगे? ताकि लोग कुटीर उद्योग लगाएं, लोहार और बढ़ई के काम को बढ़ावा मिले और लोग आत्मनिर्भर बने, छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों की तरफ उनको देखना न पड़े, यानी अपना काम वे स्वयं कर ले। अब सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। देखिए, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे।
पहले सारा हिसाब किताब लगाते थे, तब कार्य करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। हर विषय के प्रति उनकी सोच दोनों तरफ होती थी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। निम्न उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को स्पष्टता हम दे सकते हैं। कैसे? जैसे दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां निषेधाज्ञा लागू थी। निषेधाज्ञा लागू थी अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार, जुलूस, जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह ही नहीं सकते थे, तो पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। दांडी यात्रा के समय दोनों तरफ सोच लिया गया था कि यदि मैं इसको पूरी कर चुका तो सही है, यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद अब्बास तैयब जी इस दांडी यात्रा को संभालेंगे। असहयोग आंदोलन के समय भी वे यह हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। असहयोग आंदोलन में भी वह पहले ही हिसाब लगा चुके थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च न करते थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, शान शौकत व वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। वे फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते थे, एक एक पैसा बचाते थे। कई बार तो वे 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। वे क्या मानते थे कि जो पैसा है उसको जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए, शान शौकत में खर्च करना नहीं चाहिए। जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका ओमिट है, इसको नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम करना चाहें तो कर सकते, जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना आदि कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। जैसे घर पुताई सफेदी वाला करता है, जैसे घर की पुताई सफेदी वाला करता है, इसको हम नहीं कर सकते। दूध वाला दूध देता है, खाट बुनने वाले से खाट बुनवाई जाती है। कुछ ही कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं मैं चाहकर भी नहीं सीख पाता। ये काम भी नहीं सीख पाता, जैसे घर में पुताई करना, दूध बेचना, चारपाई बुनना। ये अपने किसी के विचार हैं, आप अपने विचार भी रख सकते हो। फिर रोटी बनाने का कार्य है, क्यों नहीं कर सकते? लगन की कमी है कि रोटी बनाने की कोशिश नहीं करनी। सिलाई करने का काम सिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए नहीं मैं सीख पाया। चप्पल जूते में टाका लगाना, जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी। पर मैं इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीख कर ही दम लूंगा। जितने भी ये काम है अब तक मैंने सीखे नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन कामों को सीखूंगा। मैं इन कामों को सिखाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैं इन काम को सीख कर ही दम लूंगा। मैं इन कामों को सीखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे ये कार्य सिखा सके। मैं इन कार्यों को सीख कर ही दम लूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? ये आपने पाठ पढ़ा और आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? पाठ के आधार पर बताइए। अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना,
श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे, खादी आदि से स्वदेशी आंदोलनों को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास इस आश्रम की कार्य प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? आत्मनिर्भरता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो अभी आप रेडी हो जाइए, मैं इनके आंसर जो अभी डिस्कस हुए हैं आपसे सुन रही हूँ। हेलो, हाँ जी सर, हेलो, हेलो, मानस अग्रवाल, मानस अग्रवाल, हेलो, आपको अभी अलाउड तो नहीं किया होगा ना बेटा? सर ने अनम्यूट तो नहीं किया ना? ये फुल लेसन लर्न एंड राइट करके आना है। सच्ची बोल सकते हो? अनम्यूट किया क्या सर ने? हाँ जी, सांची बोलिए। हेलो, आज तो शायद रोहित सर हैं। रोहित सर का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं उनको कैसे बोलूं? कनिष्का बोलिए, अनम्यूट नहीं होना। हेलो, हेलो सर, बेटा कल नेक्स्ट पोएम भी स्टार्ट करेंगे, आप उसको भी रीड करके आओगे। अब सर अनम्यूट तो कर नहीं रहे, मैं क्या करूं? पता नहीं कहाँ चले गए। नेक्स्ट पोएम है ना, वो पोएम भी आप रीड करके आओगे। कल पोएम करवानी है आपको, और ये लेसन तो आपको कंप्लीट लर्न एंड राइट करके आना ही आना है, और इसके इंटरनल क्वेश्चन भी आपने करने हैं कि आश्रम में कितने घर बनाने का फैसला लिया गया था, और पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रखने का फैसला लिया था, खेती करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता थी, और इस पाठ के लेखक कौन हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हो जाएंगे, तो आप इनमें से निकाल लेना। कुछ समय के पश्चात संस्था में कितने लोग होंगे, अब कितने हैं, हर महीने कितने अतिथि आने की संभावना है। इस तरह से इंटरनल क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो आप अपने इंटरनल क्वेश्चन निकालना और उनके आंसर भी ढूंढने का प्रयास करना, जिससे क्या होगा कि इससे आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन फिर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनल क्वेश्चन से आप लेसन की गहराई तक पहुंच सकते हो, जिसके बाद फिर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब सर तो सुन ही नहीं रहे हैं, अब मीटिंग एंड करते हैं, और क्या करें, लीव करते हैं मीटिंग को। चलिए, थैंक यू बेटा।